हेलो ट्रेनीस, आज हम पीओटी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएसडीए और एनएसडीसी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको डीजीटी के इंट्रोडक्शन को बताया था कि डीजीटी है क्या। उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि हमारी जो है जो डीजीटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डीजीटी बनी कैसे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा 1940 में 1940 में आप जानते होंगे 1940 में क्या हुआ था, बिलासपुर कोनी में हमारा स्टार्टअप हुआ था। इन चीज़ों से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हमने करी थी। कब? 1940 में हमने स्टार्ट किया था। कहाँ से? बिलासपुर जो कि कहाँ? बिलासपुर कोनी से हमने स्टार्ट किया था। बिलासपुर कोनी से हमने स्टार्टअप लिया था। किसका? उस समय हमारा था WTTS। ये क्या होता था उस समय में? इसका नाम वॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम। वहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था। फिर यही 1946 में क्या हो गया, जब वार ख़त्म हो गया, जो वर्ल्ड वार चल रहा था, कब से चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। होता क्या था वर्ल्ड वार में? तो हमारे जैसे सैनिक जा नहीं सकते थे, उस समय नहीं जा पाते थे। तो होता था कि इंजीनियर्स तो जाके वहाँ पे युद्ध क्षेत्र में लड़ेंगे नहीं, तो जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि क्या, उनके गोले बारूद हथियार जो उनके मरम्मत करना पड़ता था या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी, उससे हमने WTTS के माध्यम से हमने स्टार्टअप उस समय लिया था। फिर वॉर ख़त्म हो गया। अब तो वॉर नाम ही थोड़ा सा लगता है ना, युद्ध, तो हमने इसको 1946 में इसको TTS कर दिया, इसका नाम बदल के। जैसे मोदी जी बदल देते हैं आजकल नाम किसी चीज़ का, मोदी जी, योगी जी, वैसे ही TTS में हमने बदल दिया। लाजमी था क्योंकि जो वॉर ख़त्म हो चुका था, उसके बाद फिर क्या हो गए थे, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम ही एक रह गया था। समझ रहे होंगे आप। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर हमने आगे डिस्कस किया था, मैं रिकैप कर रहा हूँ। देन 1948 में बिलासपुर में ही CTI जो कोर्स है स्टार्ट किया गया था, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप जानते ही इन चीज़ों का। उसके साथ साथ क्या हुआ था, FTI, ATI, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी 1948 में। मैंने सब सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ। देन हमने इसमें डिस्कस किया था कि 1950 में क्या हुआ, ITIs आ गई हमारी फॉर्मेशन में। क्यों आ गई ITI? क्योंकि हुआ क्या था कि देखिए, यहाँ तक तो क्या था, 1950 तक सारा गवर्नमेंट का ही काम होता था, यहाँ पे कोई प्राइवेट वाला चीज़ें होती नहीं थी। लेकिन जब मार्केट में हमें क्या चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, जो ट्रेंड लेबर पावर बोलते हैं ना। आज देखें, जो देश का विकास किस पे डिपेंड करता है, जो वहाँ के क्या है, श्रमिक हैं, या फिर जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, या फिर वहाँ का यूथ है। तो होता क्या था, यहाँ तक तो ठीक है, TTS टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू हमने उनको ट्रेनिंग दे दी थी। 1948 में इंडस्ट्रीज़, उनकी डिमांड हुई कि हमें थोड़ा और कुशल और भी ट्रेनिंग्स चाहिए, तो हमने CTI, FTI, ATI वगैरह का कॉन्सेप्ट लेके आया, तब हमने स्टार्ट किया उस समय, है ना, 1948 में। फिर हुआ क्या, वहाँ से कम लोग निकलते थे। CTI, जैसे CTI में ही आपकी सारी CITS जहाँ है हो रही है, वहाँ पे क्या है, इस पे मैं डिस्कस कर रहा था कि ITI 1950 में हमारी स्टार्ट हुई थी। क्यों आई गई थी ITI? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स थे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो हमने क्या किया, ITI का कॉन्सेप्ट लेके आए 1950 में। पहली ITI का कॉन्सेप्ट आया था। देन ITI से भी हमारे क्या थे, ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर हुआ क्या कि मैंने डिस्कस किया है, 1961 में ITI से निकलते थे कुशल जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो निकलते थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें और नंबर चाहिए थे, तो हमने 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट लेके आए। इसमें क्या हुआ कि जो श्रमिक हैं उनको जो वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं ना, जैसे कि फैक्ट इंडस्ट्री में जाते थे, वहीं वो काम करते थे, वहीं पे सीखते थे, मतलब करके देखना। एग्जैक्टली तो और नीड बढ़ी हमारी। देखो एक ही देखो आप, यहाँ तक 1940 में वॉर ट्रेनिंग टेक्नीशियन हमारा था, वॉर ट्रेनिंग टेक्नीशियन था। फिर इसका नाम बदल के TTS टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम हमने रखा। देन 1948 में क्या हुआ, और भी हमें चाहिए होंगे, डिमांड बढ़ने लग गई क्योंकि हम औद्योगिक तरफ जाने लगे, आज़ादी मिल गई थी 1947 में। तो CTI इनका कॉन्सेप्ट आया हमारा। देन 1950 में हमने और नंबर ऑफ कुशल श्रमिक और जो ट्रेंड हमारे जो मैन पावर हैं
प्राप्त करने के लिए ITIs को हमने ओपन किया, लेकिन ITIs में जो जो क्वालिटी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग गई थी। उस क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए हमारा 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट आया। उसमें क्या होता है, आप जाते हैं फैक्ट्री या जो कंपनीज़ है वहाँ पे फिजिकली मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट में बैठ के आप करते हैं और सीखते हैं वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, और भी चीज़ें बढ़ने लग गई थी, बदलने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी पॉलिसीज़ आई। देन मैंने आपको बताया था कि 2008 में NSDC का कॉन्सेप्ट आया। कब आया था बच्चा? 2008 में हमारा किसका कॉन्सेप्ट आया था? NSDC का। NSDC जो होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, 2008 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। 2008 में पूरी डिटेल में मैंने डेट वगैरह भी डिस्कस करी है इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देन क्या हुआ, 2009 में टेक्निकल जो होता है ना पॉलिसी आई, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, तब पॉलिसी 2009 में आई। जबकि हमारी चीज़ें कब से चलती आ रही हैं? 1940 में चलती आ रही हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी डिले विले हुआ था। और फिर बाकी हमारी वक्त के साथ सारी चीज़ें हमारी ITI NSTIs वगैरह किसके अंदर आती थी? पहले लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी। लेकिन 16 अप्रैल 2015 को क्या हुआ, जितने भी डिपार्टमेंट लेबर मिनिस्ट्री में थे, लेबर मिनिस्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट थे, कौन कौन से सर? ITI, NSTI है ना, NSTI, ITOT, ये सब फिर क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? इस दिन क्या बना दिया गया? MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नामकरण, ये सबको मर्ज करके एक ही में कर दिया गया। अब सब MSD देखती है। MSD के ऊपर कौन होता है? DGT। मैंने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ छोड़ते हुए आपको बता दिया। एक होता है ना कि ओवरव्यू देना, तो इन चीज़ों में आया। तो यहाँ पे आप MSD का नाम से देख लिया आपने, NSDC आ गया, और यहाँ पे SSC भी आता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करता है। तो जो वर्ड है NSDC, SSC, MSD, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग आज डिस्कस करेंगे। वही उन्हीं पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में POT में हमारा आज जो रोल है, किसके रोल, किसके हम देखने हमें रोल बेटा? रोल देखने हमें NSDA, NSDC और SSC, इनका फुल फॉर्म वगैरह भी आता है। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो कैरी ऑन करते हैं आगे। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अ स्नैपशॉट। सर ये स्नैपशॉट क्या है? इसमें मैंने क्या किया है कि पूरे जितने भी कंसेप्ट हैं जो हम यहाँ तक डेवलप करके पहुँचे हैं उसको मैं बताऊँगा। जो अभी मैं जिसको डिस्कस कर रहा था ना, अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, उस कंटेंट को आई विल टेल यू इन वन फ्रेम। आई comprise all content what I have still I taught you in previous lecture. All the concept I merge on सिंगल पेज मीन्स एक ही पेज पे हमने इस कॉन्सेप्ट को सारा लेके कर दिया है। देखिए इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे नहीं हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले किसका शासन हुआ था, फिर कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी हमारी बेटा? हमारी पॉलिसी आई थी 1956 में। इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी 1956 में। देखिए जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलूँगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई एम गिविंग अ ओवरव्यू। ओके, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में बना था। उसके बाद 1956 में क्या, 64 में क्या आया था? इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन आया था। किसके लिए? एजुकेशन से रिलेटेड आया था, जिसे हम कहते हैं शिक्षा नीति आई थी 1964 में, कोठारी ने दी थी। कोठारी कमीशन था, उन्होंने दिया था। 1966 में क्या आया था? नेशनल लेबर पॉलिसी, राष्ट्रीय जो होते हैं श्रमिक जो होते हैं पॉलिसी, उस नीति आई थी। उसके बाद 1968 में पहली क्या आई थी? शिक्षा नीति आई थी। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968 में आई थी। देन क्या हुआ था? 1969 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेन क्या हुआ था? 1968 में हमारा क्या बना? CSTRI जो कोलकाता है, CSTRI कोलकाता है, उसका गठन हुआ था 1968 में। 1968 में गठन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि और भी वो क्या करता है? रिसर्च वगैरह करते हैं। किसके लिए? NSTIs के लिए और ITIs के लिए। जो नए कॉन्सेप्ट उनको डेवलप करना रहता है, नए कॉन्सेप्ट देना रहता है, वो बताते हैं। तो जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ ITIs का कब हुआ? 1960
1988 में हुआ था। देन 1986 में क्या हुआ था, न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई। देखिए पहली तो आ गई थी 1968 में। देन क्या हुआ, इसमें और मॉडिफिकेशन हुआ, जो कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ, जो थोड़ी बहुत चेंजेस थे उसको किया गया एक किस में, 1986 में। देन 1992 में क्या, 1992 में क्या है बेटा, इसमें मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो अभी फ़िलहाल 2020 वाली जो आपकी नेशनल पॉलिसी जो आई थी, जो जुलाई में आई थी ना, जुलाई में आई थी, याद करना एग्ज़ाम में आता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारी किसको रिप्लेस किया, 1986 वाली जो थी नई वाली आई थी, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई भी किया गया 4 साल बाद, जो थोड़ा बहुत मॉडिफाई वगैरह करना पड़ता है, हम करते हैं। 92 में किया था, अभी मैंने डिस्कस किया था। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज, 2008 में NSDC का गठन हुआ। उसके बाद 2009 में, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, पहली नीति आई किस पे, कौशल विकास से निर्माण में। पहली नीति कौन सी आई कौशल विकास के निर्माण से रिलेटेड, 2009 में आई थी। उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। उसके बाद 2013 में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया। इसे हम क्या बोलते हैं, NSQF। NSQF क्या क्या होता है पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगामी कक्षाओं में। इसमें लेवल 1 से लेकर 10 तक लेवल रखा जाता है। जैसे आप ITI कर रहे हैं तो लेवल किस में आता है, लेवल 5 में आता है। जैसे आप CITS कर रहे हैं, लेवल 6 में आता है। ऐसे ही जो लेवल हैं आपके BTech और इंजीनियरिंग के हैं होते हैं, MTech के भी होते हैं, PhD के होते हैं। जब NSQF डिस्कस करेंगे, पूरी एक यूनिट है, तो हम इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी NSQF लाने की, क्योंकि जब आप फॉरेन वगैरह में जाते हैं वहाँ पे एक लेवल होता है, जैसे आपके यहाँ क्लासेस होती है ना, क्लास 1 2 3, लेकिन टेक्निकल में कुछ ऐसा बताया नहीं जाता कि क्या कितनी नॉलेज है ITI, लेकिन कितना स्किलफुल है उसके बारे में किसी ने कुछ डिस्कस नहीं किया। और डिप्लोमा कितना स्किल में उसके अंदर क्वालिटी है भी डिस्कस नहीं किया। अब हमने लेबल कर दिया, लेबलिंग करने हम शुरू कर देते, लेवल 1 लेवल 2। जैसे गेम नहीं खेलते हैं हम, लेवल 1 में ईजी रहता है, लेवल 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद और डिफिकल्ट होता है। जैसे ITI आसान था, अब आप CITS में आए तो डिफिकल्ट है, ITI से तो थोड़ा डिफिकल्ट ही है, तो लेवल बढ़ गया, इसलिए लेवल 6 में आता है क्या, CITS। तो NSQF जो हमारा है क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बेटा क्या हो गया है, आया कब आया, 2003 में एग्जाम में आता है। मैं आपको डेट उट सब बताऊँ किस डेट में आया था, पूरी NSQF को हम डिटेल में देखेंगे। दिन 2013 में आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDA का गठन हुआ। 2013 में कौन सा है, पहले NSDA आया है, उसका नाम क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी स्टेबलाइज। 2013 में NSDA भी है, एग्जाम में आता है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ये वाला इंपॉर्टेंट, NSQF कब आया था, NSDA कब आया था। अब जो कुछ चीज़ें मैंने अभी डिस्कस करी है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि NSDC कब आया था, फर्स्ट नेशनल क्वालिफिकेशन, जो टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ, आगामी जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं कि अप्रेंटिसशिप एक्ट कब आया था, 1961 में आया था। देन 2014 में जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, आपके जो बच्चे हैं उनकी फेवर में चीज़ें और भी डिसीजन लिया गया, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्ट यहाँ 1961 में आया था, लेकिन सरकारी जो तंत्र होता है उसमें कभी ध्यान किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब ध्यान, कोई कमी नहीं थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जो कमियाँ वगैरह थी 2014 में उसे हमने फुलफ़िल किया। देन 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टेबलाइज, MSDE जिसकी मैं बात कर रहा था, MSDE क्या होता है सर, MSDE सर विजिबल नहीं होगा लेकिन कोशिश करिए। MSDE कब आया हमारा, 2000 किस में आया, 2014 में MSDE आया। मैं एक चीज़ यहाँ पे स्नैपशॉट में बताता हूँ, NSDC एग्ज़ाम में आता है बेटा इसलिए बता रहा हूँ, 2008 में आया, सर ध्यान दीजिएगा। NSQF किस में आया, 2013 में आया सर। उसके बाद 2013 में आ गया था। उसके बाद NSDA कब आया था, NSDA ये भी 2013 में आया था। NSDA ये 2013 है, 2000 ये भी 13 में ही आया था। देन 2014 में क्या आया था, MSDE 2014 में आया था।
इसमें कुछ आना और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत उसमें डेटा में अंतर रहता है, मैं क्लासेस में इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआई जो अप्रेंटिसशिप एक्ट कब आया था 1961 में, कभी कभी फैक्चुअल डेटा भी पूछ लेता है। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएसक्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएसडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सब आपको कंसीडर करना चाहिए और करना भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखो पहली जो आपकी पॉलिसी आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009 में आई थी, लेकिन 2015 में जो आई उसमें क्या हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कब बनी थी, 2014 में बनी थी, लेकिन अब उसको और इम्प्रूव करने के लिए नीति लाई गई। उस नीति का नाम क्या था, वही था इस कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, हिंदी में भी मैं चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म में आता है तो पूरा इंग्लिश में ही आता है, इसलिए मैं इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू आर ऑल गेटिंग दिस कंटेंट, है ना। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। 2015 में हमारा क्या हो गया था, पॉलिसी आ गई थी कौन सी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली। देन 2015 में ही ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस डिवीज़न मूव टू एमएसडी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंटरप्रेन्योरशिप से किस में आ गई थी, मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कंटेंट में कि किस में आ गया था बेटा, वो 2015 में ही आ गया था ये एमएसडी के अंतर्गत। बाकी 2016 तक के कंटेंट को हमने आगे देखा था, जैसे मैं इन चीज़ों को आपको बताया था कि जो हमारा 16 अप्रैल 2015 को लेबर मिनिस्ट्री आईटीआई वगैरह किस में आ गई थी, एमएसडी के अंतर्गत आ गई थी। इसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो कंटेंट मैंने बताया है यही बता रहा था, तो स्नैपशॉट में यही सब हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को डाउट है मैं एक बार रिकैप फटाफट करता हूँ। 1900 जो हमारी 1956 में क्या आया था, जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई थी 1956 में। ठीक है, उसके बाद 61 में क्या आया था, हमारा अप्रेंटिसशिप आया था। 64 में हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। उसके बाद 1968 में राष्ट्रीय जो श्रमिक पॉलिसी आई थी, नीति आई थी। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। 1969 में क्या आई थी, फर्स्ट जो मॉडर्न आईटीआईज़ हैं उनके मॉडिफिकेशन या उसमें नए रिसर्च जो है सीएसटीआई जो कि जिसका फॉर्मेशन 1968 में हुआ था, उसका डिसाइड करके यहाँ पे किया गया था। 1986 में क्या हुआ था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी हमारी, जो न्यू नेशनल पॉलिसी जो कि अभी तक 2020 तक हमारी वैलिड थी। शिक्षा नीति आई थी 1986 में। 1992 में उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। 2008 में हमारी जो है एनएसडीसी नेशनल स्किल कोऑपरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन का मतलब गठन हुआ था 2008 में, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन कब हुआ था, 2008 में। 2009 में पहली जो है राष्ट्रीय कौशल विकास की नीति आई। देन 2013 में हमारी क्या हुआ, नेशनल क्वालिफिकेशन स्किल, जो हमारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता का जो फ्रेमवर्क है उसका गठन हुआ 2013 में। 2013 में ही आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी आई। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन कब हुआ था हमारा, 2013 में। देन अप्रेंटिसशिप एक्ट को 2014 में थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया गया। 2014 में ही हमारा क्या बना, एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टेबलाइज, मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का जो गठन कब हुआ था, 2014 में। देन 2015 में एक पॉलिसी लाई गई राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का, एक नेशनल पॉलिसी लेवल की लाई गई। उसके बाद 2015 में ही जितने भी हमारी आईटीआई, एनएसटीआई, आईटीओटी थे उनको हमने क्या किया, मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत लाए। क्यों लाया, इसलिए लाया ताकि इनका कार्यान्वयन बहुत आसानी से चले और कुल मिला के इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत वास्ट थे और पुरानी चीज़ों पे चले आ रहे थे। तो मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है, चीज़ें और अच्छी होती हैं, तो सुचारू रूप से और जो मॉडर्न आजकल के चैलेंजेस है उसको फुलफ़िल करते हुए सब टीम की तरह वर्क करें। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा चेंजेस किया। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, चीज़ें और अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी आपको। देखिए मैंने क्या किया है, इस पूरे कंटेंट को मैंने एक फ्रेम में मैंने सिस्टमेटिकली कर दिया। सबसे ऊपर क्या हमारी डायरेक्टर डीजीटी होता है।
डीजीटी के अंडर में सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम, इसका सिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। जैसे आप ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में अलग अलग हमारे यहाँ पास होते हैं, जैसे एनएसटीआईज में होते हैं, टीओज होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सर होते हैं, एचओ सर होते हैं, उसके बाद डायरेक्टर सर होते हैं, साथ में हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, साथ में हमारे और भी सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं जो हमारे हर एक जो क्रियान्वयन है हमारी ट्रेनिंग उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। सबका अपना अपना अपने अपने रोल पे योगदान होता है, तो कि इकोसिस्टम होता है किसका, इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे सब लोग अपना रोल प्ले करते हैं। वैसे ही जब हम डीजीटी के अंतर्गत होते हैं तो उसकी भी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट होगा जिसमें सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपना जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभाएंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम देखेंगे इसके दो चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। एक तरफ इस तरह आप अगर ग्राफिकली अगर 3 मेथड से देखना चाहेंगे तो इसमें ऊपर आ जाता है एनएसडीए, जिसे हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं, बोला जाए हिंदी में इसे तो राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को हम बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल उद्यमिता मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय बोलते हैं। तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, जो कि एनएसडीए मैंने अभी बताया था। एनएसडीए का गठन कब हुआ था आपको पूरा क्लियर होगा, मैंने बताया था 2000 एनएसडीए जो हमारा 2000 किस में बना था, 2014 में बना था, और एनएसडीसी 2008 में बना था। इन चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करके बताया था। डेट वाइज सब मैंने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीजीटी के लेक्चर में सब कुछ डीजे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनको बहुत, देखिए इन जो जितने भी यहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। बस आई वांट टू डाइल्यूट दिस कंटेनिंग सिंगल फ्रेम, आई मीन ऑल कंटेंट आई ब्रॉट लाइक इन वन टेबल which can you understand easily by applying your brain. Which kind of brain? Reasoning. If अगर मैं इनको अलग अलग I will discuss in different part, you will be confused. तो इनको मैंने इनका रोल कैसे होता है ग्राफिकली आई वांट टू एक्सप्लेन यू। कैसे, जैसे आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो तो ग्राफ्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही मैंने इनको एक साथ समझ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तालमेल समझ में आपको आए। चलिए, इसका एनएसडी का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज द अप्रोच टू स्किल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनमें सबके बीच में सामंजस्य बनवाता है, और क्या करता है कि जो कौशल विकास में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें क्या करता है, अपना योगदान प्ले करता है। इसका मेन काम क्या होता है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, स्टेट डेवलपमेंट जो मिशंस हैं उनको साथ मिला के काम करता है। तो उनके साथ क्या करता है, एक साथ मिल के काम करता है। एक साथ मिल के कैसे काम करता है, उनको साथ साथ लेके चलता है। जैसे कभी कभार होता है, आप देखते हैं कोई गवर्नमेंट वगैरह ही बनती है, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं। पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको आपस में तालमेल बना के चलते हैं। कभी नाराज़ होते हैं उनको रूठते हैं, मनाते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उसको फुलफ़िल करते हैं ताकि चीज़ें चलती रहें। तो जो भी चीज़ें एनएसडीए क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ तालमेल का काम करता है, उनके साथ धुरी का काम करता है, उनके बीच में रहता है, जो चीज़ें रहती हैं उनको बताता है और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करता है और सक्षम भी होता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण है। इसमें क्या काम करता है, एंकर एंड ऑपरेशनाइज QF, जो एंचर लिखा है, एंचर मीन्स होता है, जैसे आप नहीं सुनते हैं लंगर, जैसे आप देखते हैं जो नाव वगैरह रहते हैं ना, उनको जब किनारे आते हैं तो लंगर डाल देते हैं ताकि वो बह के साथ में ना जा सके। तो इसका काम क्या होता है कि जो इनके बीच सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं, इनके बीच में तालमेल बनाना, उनको साथ साथ रखना और उनसे बताना कि भाई ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का AA स्टैंडर्ड, इसको हमें फुलफ़िल करना है, जो डिमांड है उसको हमें अप्लाई करना है। वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं और बहुत अच्छे से होती हैं। देन क्या होता है आपका NSDC। अब इधर हम NSDC को भी डिस्कस कर लेते हैं। NSDC का रोल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये निगम है, निगम का मतलब आप समझ गए होंगे, PPE मॉडल पे काम करता है। PPP प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती हैं पार्टीज, वो इसमें रहती हैं। और इनका काम क्या होता है, इसमें जो है NGOs भी साथ साथ में रहती हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी इसमें जुड़े रहते हैं। ये 2000 कब से बनी, 2008 से, बहुत पुरानी है।
इसमें आता है सेक्टर स्किल। मैंने एसएससी बोला था ना, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, एसएससी का मतलब होता है सेक्टर स्किल काउंसिल। सेक्टर स्किल काउंसिल क्या होती है सर? इसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है? एनएसडीसी के अंतर्गत आती है। और सर इसका काम क्या होता है? इसका काम ट्रेनिंग्स ये होता है, ये क्या करता है कि जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में जो डिमांड है, जिससे पहले क्या होता है, आप नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे बटन वाले, उसमें क्या करते, आप अपना बटन से काम करते थे, लेकिन वक्त के साथ क्या वो बटन चली गई, आपका क्या टच स्क्रीन आया, टच स्क्रीन आया। टच स्क्रीन में आप क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो जो अब जैसे आपको बटन बनाने वाली कंपनी में आप काम करना जानते थे, या बटन वाले फ़ोन आपको सही करने आता था, लेकिन अब टच स्क्रीन वाले आ गए। तो फिर अब ट्रेनिंग में बताएगा जो प्राइवेट सेक्टर है कि अब आप अपने इंस्टीट्यूट में, एनएसडीए को बता रहा है और एनएसडीसी को बता रहा है कि आप एक काम करो, जो आप ट्रेनिंग अब देने जा रहे हो, तो बटन वाला फ़ोन तब चला गया, अब्सोल्यूट हो गया, अब यूज़ में नहीं आ रहा है, तो आप टच स्क्रीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कंटेंट है उसको बताइए, उसको सिखाइए। तो ऐसे डिमांड करता है, जो डिमांड आज के जो फिर आगे में जिसका भविष्य में यूज़ हो सकता है, जैसे कि सोलर टेक्नीशियन के आजकल कोर्स सीटीएस के अंतर्गत चल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में क्या है, हमें सूर्य मित्र बनना है, क्या हमें फ्रेंड किसका बनना है, सन फ्रेंड बनना है। इसलिए तो सेक्टर स्किल का काम क्या होता है, सेक्टर स्किल काउंसिल का ही रोल प्ले होता है कि वो क्या काम करता है। सिंपल से उसका काम होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं, वो सजेशन देते हैं या डिमांड बताते हैं अपनी, जो जितनी भी हमारी कौशल विकास से रिलेटेड एजेंसियाँ हैं, कि आप इन प्रोग्राम को अपने अंडर कंडक्ट करवाइए ताकि हमें कुशल श्रमिक मिल सकें। जैसी डिमांड है, नहीं तो फिर मार्केट बैठ जाएगी। आप जिसकी ज़रूरत है वो वैसे एक्सपर्ट है ही नहीं, तो डिमांड बैठ जाएगी, दूसरे कंट्रीज़ उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि किस पे काम करते हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल मिलकर, और इधर से एनएसक्यूएफ आया, इस पे बात करते हैं। नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय व्यवसाय जो स्टैंडर्ड है उस पर फोकस करते हैं कि जो हमारा राष्ट्र का व्यवसाय का स्टैंडर्ड जो लेवल है उसमें इंप्रूवमेंट करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करके बताऊंगा। देन इसमें आता है आपका क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, क्वालिफिकेशन पैक। क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है सर? पैक वो वाला पैक नहीं होता जो आप लेते हो, पैक नॉर्मल वाला पैक होता है। इसमें क्वालिफिकेशन पैक में ये होता है कि जिन जिन कंटेंट की ज़रूरत है, जिन जिन सब्जेक्ट की नॉलेज की ज़रूरत है, उसकी बात चल रही है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसे कि आपका सीटीएस कोर्स है, सीटीएस कोर्स में क्या है क्वालिफिकेशन पैक में कि आईटीआई वाला बच्चा आ सकता है, डिप्लोमा वाला आ सकता है, बीटेक वाला आ सकता है, मतलब अपर जो लोअर लिमिट रखेगी आईटीआई, अपर लिमिट आप कितने भी डिग्रियाँ हैं, आप सीटीएस करना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। उसी तरह क्वालिफिकेशन पैक में कि यहाँ देखो कितने सारी क्वालिफिकेशन पैक है ना। क्वालिफिकेशन पैक में क्या होता है ट्रेनिंग्स, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके पास एनएमएस होता है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, जो उसमें आपकी काबिलियत दी गई, जो एक हुनर है, इसमें कई हुनर मिल के आते हैं, कई मल्टीपल ऑफ एनओएस जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे आपको सीआईटीएस में एडमिशन लेने के लिए आईटीआई होना चाहिए, तो वैसे ही एक एनओएस हो गया नेशनल, या फिर आईटीआई का सीआईटीएस में एडमिशन लेने का एनओएस क्या हो गया कि आपके पास लीस्ट क्वालिफिकेशन आईटीआई होनी चाहिए। तो ऐसे ही जितने भी अलग अलग क्वालिफिकेशन होते हैं कि डिप्लोमा में क्या होना चाहिए, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनको मिला के एक साथ इनके अंदर रख दिया जाता है। जैसे कि आपकी पीडीएफ है, और बहुत सारी पीडीएफ आप कहाँ रख देते हैं, फोल्डर में, तो फिर उसका नाम क्या हो जाता है, पीडीएफ नहीं होता है एक पर्टिकुलर, आप फोल्डर बोलते हो कि मेरा डॉक्यूमेंट का फोल्डर, उसमें बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट फिल कर देते हो। तो वैसे ही एनओएस बहुत सारी इसमें फिल कर देते हो, तो क्या बन जाता है, क्वालिफिकेशन पैक बन जाता है। जैसे कि आप पैक ऑफ कार्ड, जैसे ताश खेलते हो आप, कार्ड्स खेलते हो, उसमें बहुत सारे होते हैं, हुक्म, गुल्लू, ईंट, पान, ये सब चीज़ें होती हैं, चिड़ी, तो उसके पत्ते होते हैं, उसको हम रखते हैं, तो पैक ऑफ कार्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड करिकुलम, स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्या होता है हमारा, स्टैंडर्डाइज करिकुलम में हमारी सिंपल सी बातें होती हैं, क्या होती हैं कि जो हमारा राष्ट्र लेवल पे जो हमें शिक्षा का जो सिलेबस होना चाहिए, या जो उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, या कोई नई आप ट्रेनिंग लेके आ रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, और उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उन चीज़ें, उन बारीकियों को किस कंटेंट पे कितना टाइम देना है, इसमें डिस्कस किया जाता है। किसमें, स्टैंडर्ड करिकुलम में। साहब जो लाल लाल वाला दिख रहा है सर, ये तो सब समझ में आ गया मुझे। इन तीनों चीज़ों पे कौन फोकस करता है, इधर से करता है एनएसडीए, और इधर से कौन फोकस करता है, एनएसडीसी। किसकी मदद से,
सेक्टर स्किल काउंसिल के मदद से। प्राइवेट इनिशिएटिव बाई कॉर्पोरेट एनजीओज एसोसिएशन। कुल मिला के जो NSDCs क्या होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स होता है, किसके द्वारा, कॉर्पोरेट के द्वारा, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, साथ में एनजीओज एसोसिएशन जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत मदद करते हैं, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। आई होप समझ गए होंगे। मैं इसे रिकैप करता हूँ एक बारी, आप बस ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा ऊपर क्या हो गया, DGT हो गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में आता है, ठीक है। DGT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसका एक इकोसिस्टम जो इन्वायरमेंट उसकी बात चली, स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करें, किसमें, भारतवर्ष में सबसे ऊपर इस समय 16 अप्रैल 2015 से MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आया, जो कि 16 अप्रैल 2015 को आया था। इसमें जितनी लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी ट्रेनिंग्स आती थी, NSTIs, ITIs, ITOT, उनको सबको मर्ज करके यहाँ पे रख दिया गया। देन इसमें 2 पार्ट हैं हमारी, आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि NSDA का निर्माण कब हुआ था, 2014 में हमारा NSDA आया था 2014 में, और ये 2008 में हमारा क्या आ गया था, NSDC आ गया था। जो NSDA का काम क्या होता है, इस सामंजस्य बनाता है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जैसे आप सुनते हैं ना NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इनके बीच में क्या करता है, तालमेल बनाता है, ठीक है। और इसका बस एक ही रोल होता है कि जो राष्ट्रीय कौशल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जिसका जो कि 2013 में आया था, उसके स्टैंडर्ड को फुलफिल करना, उसके लेवल्स को फुलफिल करना। इस NSDA बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। एंचर एंड ऑपरेशनलाइज NSQF, इसका काम क्या होता है, लंगर लगाना। लंगर मतलब जो नॉर्मल आप जहाज वहाज देखते हैं ना, जो ताकि वो स्लाइड होकर ना चले जाए। बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं, ऐसा नहीं छोटी छोटी नाव तो छोड़ो, वो तो किनारे खड़ी रहती है। जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती है, टन्स ऑफ होते हैं, उसमें लंगर बहुत हेवी होते हैं, उनको डाल देते हैं, वहीं पर रुक जाती है, ब्रेक्स कहते हैं जिसे। इसका काम क्या होता है NSDA का, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो NSQF का जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो कराना, इसका मेन रोल होता है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। NSDC क्या करता है, जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, SSC का फुल फॉर्म है बेटा, ध्यान रखना, इसे SSC भी बोलते हैं। SSC में जो प्राइवेट के जो काउंसिल में मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने आप में बहुत नॉलेज होते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, इतना एक्सपर्टीज़ उनके अंदर होती है। और इधर से आए NSDA से, इधर से NSQF है, दोनों मिल के इसको पहले फुलफिल कराते हैं राष्ट्रीय कौशल स्टैंडर्ड की। राष्ट्रीय में जो हमारा कौशल है उसमें कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डिमांड क्या है, आगे भविष्य में डिमांड क्या होने वाली, उनकी बातें करता है। और सारी डिमांड को अगर आप एक साथ कंप्रोमाइज़ अलग अलग डिमांड्स को करके एक जगह रखते हैं तो क्या बन जाता है, क्वालिफिकेशन पैक बन जाता है कि ये चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको लेट मल्टीपल यूजर्स के लिए काम करना। जैसे कि पहले क्या होता है, पहले बटन वाला फ़ोन होता था, बस कॉलिंग NOS ले लिया, लेट एक काम हमने ले लिया। आप मल्टीमीडिया ले आए, उसमें बहुत सी चीज़ें, कॉल भी कर सकते हो, फ़ोन भी मैसेज भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, बहुत से फीचर्स जुड़ते चले गए, कैमरे भी बहुत अच्छे वाले होते हैं, ठीक है। और एक साथ कई काम कर सकते हैं, आप गाना भी सुन सकते हैं और अपना मोबाइल पे चैट भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, इसके बाद इन दोनों का मिलकर क्या काम रहता है कि जो करिकुलम है उसको स्टैंडर्डाइज, उसके लेवल को बढ़ाना, इनका ये काम होता है। प्राइवेट इनिशिएटिव होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, उनका यहाँ पे इनिशिएटिव होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे और चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप बताएं, अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का तो आप बता सकते हैं, हमें आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप आप कंटेंट समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो बताना। देन यहाँ पे आप देखिए स्किल डेवलप मिनिस्ट्री आती है। अब इसी जो भी कंटेंट बताया मैं ब्लॉक फॉर्म में बनाया था, अब बताया था, अब मैं उसे कैसे बताऊंगा, ट्री ग्राफ डायग्राम में बताऊंगा। ट्री ग्राफ डायग्राम क्या होता है सर, जैसे फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर्स पढ़ते हैं बच्चे, खासकर जो CSC और CHNM के बच्चे वो समझ रहे होंगे। उस समय क्या होता है कि पहले तो नॉर्मल चीज़ें होती, कंटेंट आप जानते हो, फिर उसी कंटेंट को आप किसी फ्लो ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, जो आपने कंप्यूटर में सुना होगा। पहले इनपुट देना है, फिर आगे प्रोसेस करना है, यस या नो, फिर कैसे लूप में जाएगा, आगे की बात होती है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अदर ट्रेड वाले हैं उनको क्या है कि पहले हमने क्या किया था, लिख लिख के बताया था बहुत सारा, उसी कंटेंट को मैं ग्राफिकली बताऊंगा। आप सेम कंटेंट है, बस समझने की कोशिश करिए ताकि आपके दिमाग में वो जाके फिट हो जाए, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम जो होने हैं कैसे होने, ऑब्जेक्टिव होने हैं, और आगे जो नौकरियाँ आपको मिलनी हैं उसमें POTs आने ही आनी हैं, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्टर बनने में
पीओटी का रोल बहुत होता है क्योंकि आपको क्लास में जाकर पढ़ाना है, तो पीओटी से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो किस कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज वगैरह आती हैं, वहाँ पे क्या आता है आपके यहाँ आती हैं कंटेंट कुछ जैसे आते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं पीओटी ही है डेवलपमेंट मतलब होती है। आपको वक्त के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले राष्ट्रीय कौशल मिनिस्ट्री आ गई, इसके अंतर्गत आती हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी आती है जिसे NSDA बोलते हैं। देन इसके अंतर्गत कौन से आती है देखने वही एरो से देख सकते हैं आप, NSDC आती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आता है। देन क्या आता है आप देखेंगे कि NSTF की बात करती है। NSTF किससे डायरेक्टली किस ब्लॉक में था, किसके साथ था, NSDA के ब्लॉक में था, आपको याद होगा। फिर जो NSQF है किसके साथ जुड़ा हुआ है, 17 जो हमारी कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं और ऑल अदर स्टेट जो इन्वॉल्व हैं, और भी जो स्टेट के इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ जुड़ा रहता है कौन, NSQF भी, क्योंकि जो ब्लॉक था NSDC उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी थी और साथ में क्या क्या था, स्टेट भी थे। आप याद करना जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन क्या होता है, इन्हीं चीज़ को मैंने क्लब कर दिया, एक साथ कर दिया। कैसे कर दिया साहब आपने, देखिए कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर आ गया। जो मैं किसकी बात कर रहा, SSC की बात कर रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। SSC किसके अंतर्गत आती है, NSDC के अंतर्गत आता है जी। सर NSDC अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझो NSDC का काम क्या होता है, मैं डिटेल में बताऊँगा अभी। वो क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और जो NSDA क्या काम करता है, उसका मेन मकसद रहता है कि जो पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जा रही हैं DGT के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के तालमेल मिल करके उनके साथ तालमेल बना के ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना। और जो NSDC का काम क्या होता है, पैसा रुपये से काम होता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ होती है। किसके साथ होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, समझिए ना, वित्त मंत्रालय के साथ होता है। पैसा रुपये की बात करता हो, जैसे कि कोई फंड लाना है, जैसे हॉस्टल बनवाना है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल बनाना, उसके लिए देखेगा वो। टूल इक्विपमेंट मंगाने हैं महंगे, या फिर कोई नई ट्रेनिंग को लागू करना है, इन चीज़ों को, या प्राइवेट पार्टनर को कहीं पे यूज़ करना है अपने साथ ट्रेनिंग के दौरान, या फिर नई ट्रेनिंग में डेवलपमेंट करना, उन चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। NSDC यहाँ तक आई। जो आपका सेक्टर स्किल काउंसिल A, काउंसिल B, काउंसिल C, काउंसिल सर ABCD क्या लिख दिया आपने, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए SSC जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसमें कमेटीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ABCD में इसलिए बांट दिया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, कोई CSA को बताएगा, कोई CHNM को बताएगा, कोई फीटर को बताएगा, कोई ड्रेस मेकिंग को बताएगा, कोई कॉस्मेटिक के लिए एक्सपर्ट होंगे। तो इसीलिए काउंसिल ABC ऐसे नाम दे दिया गया। बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि SSC का मतलब ये होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को हमारी मदद करें। आप देख सकते हैं कर रहा है ना, NSDC को डायरेक्टली कर रहा है। जो पीछे वाला ब्लॉक डायग्राम था, SSC कहाँ था, SSC के साथ NSDC के साथ SSC जुड़ा हुआ था। देखिए सेक्टर स्किल काउंसिल है, सेक्टर स्किल काउंसिल B, सेक्टर स्किल काउंसिल प्राइवेट सेक्टर के साथ, और एक किसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, ये इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, स्टेट जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ। देखो पूरा आपको ग्राफ दिख गया होगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि फंक्शन बता दिया गया। प्राइवेट स्किल काउंसिल का फंक्शन क्या होता है, रिसर्च, लेबर्स मार्केट इन्फॉर्मेशन, सेटअप ऑपरेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एश्योरेंस, प्रमोट COE असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, इन चीज़ों पे काम करता है। कुल मिला के रिसर्च जो लेबर मार्केट है उन पे भी काम करता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और जो ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है उन पे भी काम करता है। साथ में सर्टिफिकेट वगैरह भी देखते हैं, या देखते क्या बताते हैं, उस पर भी इनका वर्क होता है। कुल मिला के हुआ इस पूरी स्लाइड में एक चीज़ मैंने आपको पूरी एक ही स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, फिर NSDA आता है, उसके अंदर NSDC आता है, NSDA के अंदर NSQF था, इसके साथ तालमेल किसके साथ था, 17 मिनिस्ट्रीज़, और जो आपके ऑल स्टेट गवर्नमेंट है NSDC, जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल था, जो कि NSDC को हेल्प करता है, बताता है। इसमें ABC अलग अलग काउंसिल्स होती हैं अलग अलग नीड के हिसाब से, और इसका डायरेक्ट लिंक अप किससे होता है, प्राइवेट सेक्टर से होता है। देन इनका फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, रिसर्च, जो मार्केट में कैसे लेबर चाहिए उन पे ये काम करता है। आई होप कंटेंट समझ रहे होंगे, मैंने उसी कंटेंट को दूसरे फॉर्म में बताया है, और आगे मैं एक एक को अलग अलग बताऊँगा तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, आप कंटेंट इंग्लिश में लिख रखा है बट यू आर टॉकिंग इन हिंदी। बेटा ये कंटेंट जो है बड़ा अल्टर्ड सा, अगर मैं हिंदी में बहुत टाइप करने लग जाऊँगा तो इतना कम समराइज वे में नहीं हो पाएगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं बस समराइज वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जैसे सॉरी एक वर्ड होता है ना, SORRY, सॉरी। आप किसी को थप्पड़ भी जड़ दिया, आपने कहा सॉरी, आपने उसको गिरा दिया, उसका बैग नुकसान कर दिया, सॉरी। एक 4 अक्षर 5 अक्षर का होता है
सब काम कर जाता है। LOV आप जानते ही हो, सब जानते हो उसको, वो उसका भी बड़ा रोल प्ले होता है जीवन में। तो अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा जानते ही हो ना, तो इसको भी जान लो। बाकी आगे कंटेंट जो हमारे PPTs होंगे, मैक्सिमम हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग नॉर्थ इंडियन है, तो हिंदी चलती है, साथ में आपको PPTs भी हिंदी में अवेलेबल कराऊंगा। चलिए अब हम NSDA जो अभी हमने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ फटाफट। इन चीज़ों को मैंने पहले ही बता दिया, जो काम की चीज़ें जो किसके लिए काम आ सकती है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, उसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कैसे आ सकती है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्वेश्चन ही बनता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज। इसे बोलेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, ठीक है, हिंदी में हो गया। देखिए NSDA इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, एक स्वायत्त मंत्रालय है, बॉडी है, निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है जिसको किसी पर निर्भर नहीं करती है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो हमारा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दैट एंचर, इसका काम क्या होता है, एंचर में तो लंगर लगाना, मतलब तालमेल भिड़ाना किसके बीच, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मैंने आपको दिखाया था। NSDA के ब्लॉक में क्या था, NSQF था, उसकी बात करें, उसका लंगर किससे भिड़ाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड एलाइड क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर सिनर्जिंग स्किल इनिशिएटिव इन द कंट्री। सिनर्जिंग का मतलब होता है बेटा कि भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं, भविष्य की बात चल रही है ना, प्रस्तावक बोलते हैं इसे, प्रस्तावक या फिर भविष्य में जो चीज़ें आने वाली हैं उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। सिनर्जिंग कुल मिला के जो हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, NSDA हमारा किसकी, MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसका काम क्या होता है कि जो राष्ट्रीय कौशल फ्रेमवर्क योग्यता फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय NSQF ना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है, उसका किसके साथ तालमेल मिलाना है, जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ मिलके भविष्य को बताता है कि भविष्य में इन चीज़ों को हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए और इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। द NSDA वॉज नोटिफाई इन जून 2013। NSDA को नोटिफाई कब किया गया था, 2013 में नोटिफाई किया गया था, और इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा था 2014 में हुआ था। उन चीज़ों को नोटिफाई करने के लिए पूछेगा तो 2013 में, इम्प्लीमेंटेशन को मैंने आगे आपको बताया था। एक बार रिकैप करता हूँ, देखिए इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। NSDA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी होता है, और एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि स्वायत्त निकाय है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, MSD के अंतर्गत आती है। और इसका काम क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है और स्टेट मिनिस्ट्रीज़ है उनके साथ तालमेल करके NSQF जो है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने में इसका काम प्रयोग होता है। और इसको नोटिफाई कब किया गया था, 2013 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शन मतलब करता क्या क्या है, इसके कार्य क्या है। इसका कार्य पहला है, अब देखिए, इट टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू मीट स्किलिंग टारगेट एज इनविजाइज्ड इन 12th ईयर प्लानिंग कमीशन। इसमें जो जैसे कि पहले क्या होता था कि हमारा 5 ईयर प्लान चलते थे, लेकिन अब उसके उन्होंने बदल के क्या कर दिया है, नीति आयोग बना दिया, प्लानिंग कमीशन बना दिया। उसको क्या करना है, ग्राउंड पे जो उन्होंने सोच रखा, जो उनकी प्लानिंग आगे, उसको क्या करना है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना या उस पर काम करना। देन सेकेंड है, बी द नोडल एजेंसी फॉर स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसको क्या बनना है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट लेवल की जो निकाय हैं, उनके साथ क्या करना है, सर्वे सर्वा बनना है, नोडल बनना है, उनके लिए रोल मॉडल बनना है और उनका पूरा हेल्प करना है। जैसे घर में हमारे माता पिता जी हमारे लिए मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। जैसे आप हीरोज़ हैं, आपके लिए जैसे देखा जाए तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर भगवान है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं, मॉडल बनाते हैं। लेकिन यहाँ की नोडल एजेंसी बनना है, मेन बनना है। जैसे घर में हमारे मुखिया कौन होते हैं, पापा मम्मी होती हैं, वो क्या करती हैं, हर एक हमारी चीज़ों को ध्यान में रखती हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट जो स्टेट के हैं, उनके लिए भी नोडल एजेंसी का काम कौन करता है, NSDA करता है, मतलब सर्वे सर्वा है एक तरफ से देखा जाए। एंचर एंड ऑपरेशनलाइज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, और ये क्या करता है, तालमेल लगाता है, और जो हमारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, मतलब ज़मीनी स्तर पे उसे लागू भी करने का काम कौन करता है, NSDA। ऐसा नहीं किताबें बना के रखना है हमें से, वी हैव टू
implement it ground level with the help of NSDA. NSDI help in implementing all the concept and all the parameters regarding NSQF on ground level with the help of state ministries and central government. I hope you getting. Then creation of integration labor marketing market information system LMIS. इनका वर्क होता है कि जो हमारे लेबर मार्केट है, जिसे हम हैं और आप और हम श्रमिक हैं, तो ये इनका ही काम होता है कि ये पूरा रिसर्च करते हैं कि किस तरह के हमारे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह की लेबर की ज़रूरत है आगे भविष्य के लिए। उन पे भी इनका काम बहुत होता है, उस पे भी इनका काम होता है, फोकस करते हैं और देखते हैं। और जो मार्केट में जो हमारे लेबर्स होते हैं उनके साथ मिल के और उनको क्या करते हैं बेटा, उनको पूछते हैं कि आपके यहाँ जो ट्रेनिंग या फिर जो चीज़ें आपको कराई जा रही है या फिर जो आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनको किन किन ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है, उनमें मॉडिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सिलेबस और करिकुलम में चेंजेस करते हैं। रेज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फॉर स्किल डेवलपमेंट। और इनका काम क्या होता है कि पैसा का जुगाड़ करना कौशल विकास के लिए, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके नई स्कीम के साथ, नए प्रपोजल के साथ, और ये बताते हुए कि हमारे इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुल मिला के एक बार मैं इसका रोल और फंक्शन और बता देता हूँ। ये इसका पहला क्या होता है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन जो प्लान करता है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना। दूसरा क्या होता है, जो राज्य की हमारी जो कौशल विकास की एजेंसीज़ हैं उनका क्या कहते हैं, सर्वे सर्वा बन करके उनकी हेल्प करना और उनके जो डेवलपमेंट है उसमें सहायता प्रदान करना। साथ में NSQF को क्या है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना, ज़मीनी स्तर पे उसे लागू कराने में। देन जो लेबर मार्केट है सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको क्या करना है कि उसको भी रिसर्च करना, उन्हें देखना है कि कैसे हमारे श्रमिक की ज़रूरत है और हमारे जो ट्रेंड निकल रहे हैं वो कैसे हैं और क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। साथ में पैसा रुपये का भी जुगाड़ करते हैं। पैसे रुपये के जुगाड़ करने का मतलब ये हो गया कि जो बजट्स वगैरह हैं उन पे भी फोकस करते हैं कि कैसे हैं हम अपने जो मिनिस्ट्रीज़ है उसकी बजट को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे ताकि अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा सकें अपने नेशन के यूथ्स को। एक बार मैं इन्हीं चीज़ों को ग्राफिकली बता दे रहा हूँ। NSDA जो होता है उसके अंदर में होते हैं चेयरमैन, इनके इधर में जनरल बॉडी होती है, उनके साथ कौन होता है, उनका PS पर्सन सेक्रेटरी ऑफ टू चेयरमैन होते हैं हमारे सर। इधर गवर्निंग बॉडी में आ जाते हैं, मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ आपके अंदर चीज़ें। डायरेक्टर जनरल आ जाते हैं और उनके अंडर में कौन कौन होते हैं, 6 कंसल्टेंट होते हैं और 2 रिसर्च असिस्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम में ये नहीं आता है, बस एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे इसका फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, NSDA सबसे ऊपर होता है, फिर उनके चेयरमैन होते हैं। राइट साइड में जनरल बॉडी होती है जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ चेयरमैन होते हैं। लेफ्ट साइड में आपका जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, इनके साथ होते हैं डायरेक्टर जनरल, 6 कंसल्टेंट होते हैं और 2 रिसर्च असिस्टेंट होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। आई होप आप कंटेंट को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा NSDC है। जैसा कि मैंने बताया था, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बात करेंगे, लेकिन मैं मोटी मोटा एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जो काम की चीज़ें उनको मैं स्टार मार्क करते चलूँगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं साथ साथ में बताते चलूँगा। पहला क्या हो गया, NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है साहब, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और जो NSDC इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31 जुलाई 2008 को बना था। मैंने बताया था कि जुलाई में बनी थी, जैसे पीछे मैंने बताया स्नैपशॉट में मैंने बताया था कब बनी थी, 31 जुलाई 2008 को। एग्ज़ाम में आता है ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि कब बना था। डेट पूछ देगा तो आप गोलमोल हो जाओगे, चलिए इसे याद करके रखना, ठीक है। बाकी आगे जो लिखा है वो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन एग्जाम के लिए भी आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी एक्ट मैंने बताया था कब आया था, 1956 में। कब बताया था, स्नैपशॉट में। देन है करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। फिर कंपनी एक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह किए गए थे 2013 में, उसके जो सेक्शन है उसके अंदर भी ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन हमें याद क्या करना है कि जो हमारा NSDC का भैया जो गठन हुआ था वो 2008 31 जुलाई 2008 में इट्स फॉर्म। मेन NSDC इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड इन 31 जुलाई 2018
this content you have to remember. Other content are not important for your objective exam. You have to remember only two things, full form and when it come to work on ground. Its full form is National Skill Development Corporation and is implemented on ground level on 31st July 2008. ऑन ग्राउंड लेवल पे अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये क्या है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये क्या है हमारे स्किल पे भी बस काम करती है। देन आते हैं एनएसडी वॉज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए यहाँ पे एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीई मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीई मॉडल होता है, उस पर काम करती है। और एनएसडी वॉज सेटअप बाय एनएसडीसी बनाया किसके द्वारा गया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा इट वाज सेटअप। एनएसडीसी एक्ट एज कैटलिस्ट स्किल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसका काम क्या होता है कि ये बहुत उत्प्रेरक की तरह काम करता है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटेंट को। ग्राउंड लेवल पे इन्हें हम क्या करना है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है ग्राउंड लेवल पे कंटेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। आप समझ रहे होंगे, आई होप आप चीज़ें क्लियर होंगी। इट प्रोवाइड बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग टू एंटरप्राइजेस कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड स्किल। और ये उत्प्रेरक की काम कैसे करता है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको क्या करता है, फंडिंग अवेलेबल कराते हैं। जैसे PMKVY जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा कैसे NSDC उनका हेल्प करती है। जैसे आपका अभी जैसे कि कॉन्सेप्ट चल रहा है स्किल इंडिया वाला, वो भी कौन देखता है? NSDC। फंडिंग वही करता है, फंडिंग वही करता है और कंपनीज़ को भी प्रोवाइड कराता है। कुल मिला के ट्रेनिंग में जो हर एक काम में पैसे की ज़रूरत होती है। आप ट्रैवलिंग करें तभी पैसे की ज़रूरत है, खाना खाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बिना पैसे कुछ नहीं होता है। बिना पैसे के लोग पूछते भी नहीं आज की दुनिया में। तो जो जहाँ जहाँ स्किल या कौशल की बात होगी, जहाँ पैसे की बात होगी, वहाँ पर हमारा कौन हेल्प करेगा? NSDC काम करेगा। किनको हेल्प करता है? कंपनीज़ रहते हैं या कोई जो इन पर्टिकुलर टास्क को ऑर्गेनाइज़ कराने वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको भी ये क्या करता है? फंडिंग का काम करता है। Also develop appropriate model to enhance support and coordinate private sector initiative। और साथ साथ में क्या करता है कि साथ में और भी मॉडल्स प्रोवाइड करता है। जो अपग्रेडिंग ट्रेनिंग सिस्टम है उसको भी ये काम करता है। अपग्रेडिंग ट्रेनिंग सिस्टम सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि और भी कोई अगर नई ट्रेनिंग वगैरह लानी है, अगर उससे बात करनी है तो उस पर भी ये फोकस करता है। आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ट्रेनिंग सब चीज़ें क्लियर है ना सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The board of director NSDC shall not be less than 3 or more than 15। जैसे आप देखते हैं जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको बताया जाता है कि सीट के हिसाब से आपको अपने यहाँ मिनिस्टर्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे किसी स्टेट में आपने चुनाव जीता तो सबको मिनिस्टर बना दिए, उसमें भी परसेंटेज रखा जाता है, किससे कम नहीं बना सकते। एक्सेप्ट कुछ जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर उतनी सीटें नहीं हो तो फिर भाई बन ही नहीं पाएंगे। 10% में तो मान लो कमी है तो फिर एक ही दो मंत्री बन पाएंगे, तो उनको छोड़ के, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें पॉलिटी में बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो NSDC में जो हमारे मेंबर्स उन तीन मेंबर मिनिमम, उससे 3 से कम नहीं हो सकते, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते हैं। तो 3 से 15 के बीच में उसमें मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जानने की क्या ज़रूरत है, NSDC का फुल फॉर्म क्या होता है। जुलाई 31, 2008 को बना था और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। PPE मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है और कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसके लिए? कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस लिए? पैसे प्रोवाइड कराने में, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। साथ साथ में एक जो नए जो इनिशिएटिव होते हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं, उनको हेल्प भी करता है फाइनेंशियली। साथ में इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें 3 मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए। बस 2 चीज़ जरूर याद रखना। 31 जुलाई it formed on 31st July 2008. Its full form is National Skill Development Corporation. It's come under Ministry of Finance, and it work on PPP model, that is public private partnership, and it work as a catalyst between the organization and organization and companies in view of finance. It also help new initiative जो छोटे मझोले small industries in favor of financially
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट मिनिमम 3 मेंबर और मैक्सिमम 15। ठीक है, आई होप आप एवरीवन गेटिंग दिस कंटेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ एनएसडीसी। व्हाट इज रोल ऑफ एनएसडीसी? भूमिकाएं क्या है एनएसडीसी की? जो मैं मोटी मोटा फटाफट करता हूँ इसे। एनएसडीसी प्ले 3 की रोल्स। पहला क्या? फंडिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग। सेकेंड है इनेबलिंग सपोर्ट सर्विसेज। थर्ड है शेपिंग क्रिएटिंग। सर हम सबको याद कर लें क्या? एग्जाम में बहुत काम आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उठते हैं। जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ कि कब बना था, 31 2008 को बना था, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर का था। 3 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। जब किस्मत ही खराब रहेगी तो यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, लेकिन आता नहीं है कभी, यह ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है? फंडिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग। In the near term, this is a key role. This involves providing financial, either a loan, equity, providing grant support, financial incentive to select private sector initiative, improve financial visibility through breaks. It is कुल मिला के इनका क्या काम है कि जो फंडिंग करना इंस्टीट्यूट्स को, उसमें क्या होता है कि लोन के रूप में होता है, ग्रांट्स के रूप में होता है, सपोर्टिंग फाइनेंस के रूप में होता है, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। और इससे क्या होता है कि जो हमारी जो पार्टनर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे पाते हैं, और उनको इंसेंटिव भी कभी कभी मिलती है। इंसेंटिव क्या होती है सर? जैसे आप अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हैं तो साथ में आप वहाँ सीखते भी हैं, आपको साथ में इंसेंटिव भी मिलता है, डिसाइड किया जाता है कितने पैसे देने हैं, उन चीज़ों पर भी काम ये करते हैं। इनेबलिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज, जैसे आप केयर होते हैं, जैसे नोकिया केयर, सैमसंग केयर, HP केयर, आपके केयर्स होते हैं, वैसे यहाँ केयर भी होता है। इनेबलिंग सपोर्ट सर्विसेज, आपको सपोर्ट भी करते हैं, किस बिहाफ में करते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। एनएसडीसी प्ले सिग्निफिकेंट एनेबलिंग रोल टू सपोर्ट सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन सिस्टम इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री एसोसिएशन। कुल मिला के इनका काम क्या है? ये बहुत बड़ा रोल कहाँ प्ले करते हैं? सर्विस सेंटर में जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करने में और साथ में उनको सपोर्ट करने में, और जो उनका रोल है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। एक्रेडिटेशन, उसको क्या करना, मान्यता की तरफ कहते हैं ना, मान्यता, उसको उन चीज़ों को फुलफ़िल करने में भी इनका, और जो स्टैंडर्ड है, जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको फुलफ़िल कराने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानना इसे। थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, मैंने लिखा है ये फंडिंग और इंसेंटिव पे काम करते हैं। फंडिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग मतलब फंडिंग से काम करते हैं। इनेबलिंग सपोर्ट सर्विसेज, अगर कोई दिक्कत आती है ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। साथ में शेपिंग एंड क्रिएटिंग, और इनका साथ में क्या होता है? शेपिंग एंड क्रिएटिंग, मतलब कोई अगर नए इंडस्ट्रीज़ बनानी है या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट से नए ट्रेनिंग देनी है, नए आपको कोर्सेज लाने, उसमें भी बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं। अब ध्यान रखिएगा। इन नियर टर्म एनएसडीसी विल प्रोवाइड प्रोएक्टिवली seats to promote momentum, large scale partnership by private players, skill development. NSDC will identify critical groups, develop model, develop, provide support to effort। कुल मिला के इनका ये कहने का मतलब है इसमें कि in the term of the NSDC will proactively seeds and provide momentum for large scale participant by the private players in skill development। जो बड़ी बड़ी हमारी साथ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके साथ मिलके क्या करना है कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनको ग्राउंड लेवल पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एनएसडीसी की बात चल रही थी। एनएसडीसी विल आइडेंटिफाई क्रिटिकल स्किल ग्रुप, डेवलप मॉडल ऑफ स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू दिस एफर्ट। कुल मिला के अगर मान लीजिए कोई स्किल प्रोवाइडर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर उनके यहाँ ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हेल्प करके उसे क्या करना, इंप्रूव कराने में भी इनका काम आता है। मतलब शेपिंग, और कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही करना। क्रिएटिंग, अगर कोई नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो उनको क्रिएट भी करना। कुल मिला के एनएसडीसी का रोल होता है फंडिंग करना, थोड़ा बहुत पैसे देना, पैसे पूरा देते हैं, और जो कोई उस ट्रेनिंग या जो प्राइवेट पार्टनर है उसको कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, उसके इम्प्रूवमेंट में आ रही है, पैसे रुपए की दिक्कत आ रही है, उसको हेल्प करना। साथ में शेपिंग एंड क्रिएटिंग, अगर शेपिंग का मतलब क्या है कि उसको क्या है, बढ़ावा देना। जैसे कोई लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, अगर उनके यहाँ कोई डिफिशेंसी आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट करके उनको बढ़ावा देना। जैसे कि आपका फ्रेंड रहता है, फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका आप हेल्प करता,
आप हेल्प करते हो। वैसे क्या करता है जो प्राइवेट पार्टनर रहते हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं। क्रिएटिंग, इसमें क्या होता है कि नए ट्रेनिंग जैसे डिमांड आती है उनको क्या करना और भी बनाना और उसके ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने का भी ये काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट हमारा, जैसे कि इनिशिएटिव स्कीम की बात चल रही थी। इनिशिएटिव स्कीम में कौन कौन सी हैं, जैसे आप देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप में आप कौन कराता है, एनएसडीसी में इसका रोल प्ले करता है। मैपिंग डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि किस तरह के इंजीनियर हमें चाहिए, कैसी ट्रेनिंग देनी है उसको भी देखता है यहाँ पे। मॉडर्न सेंटर, जो आजकल के रोबोटिक्स वगैरह इवेंट वगैरह जो चल रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह चल रही है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, उनको पे भी काम करना। इनोवेटिव एंड एंगेजमेंट, मैंने थोड़े से यहाँ पे लिख रखे हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्किल इंडिया भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयमेंट यूथ स्किल डेवलपमेंट भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ऐसे स्कीम के साथ ही ग्राउंड पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए स्किल इंडिया हो गया, अप्रेंटिसशिप एक्ट हो गया, मैपिंग डिमांड, जो मार्केट में किस तरह की डिमांड है उस पर भी ये काम करते हैं। मॉडर्न सेंटर, नए ट्रेनिंग बनाने, मॉडर्न सेंटर आजकल बन रहा है, आपके घर के आसपास भी बन रहे हैं। इनिशिएटिव, ताकि जो युवा है उनका दिमाग थोड़ा और अच्छे से काम करे, जो उनके आइडियाज़ हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर सकें। एम्पावरिंग स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर मेथड, और उनको क्या करना कि ग्राउंड पे अच्छे से अवेलेबल कराना और साथ में उनकी हेल्प भी करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं अभी तक जो एनएसडीसी कर रहा है, मोटी मोटा उसका मैं दिखा रहा हूँ। अभी तक फ़िलहाल जिसके पार्टनर कितने हैं, 26 + 4, 26 स्टेट में है और 4 यूटीज़ में है। प्रेजेंट इन स्टेट एंड यूटीज़ 24 जो हमारा एनएसडीसी से डेटा कब का है, 31 2020 तक मैंने डेटा लिया है, ठीक है। 26 राज्य में और 4 यूटीज़ में अपना काम कर रहे हैं। साथ में इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स कितने हैं, 574 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। और ट्रेनिंग सेंटर्स कितने, 1019 हमारे इनके क्या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ अपने नेशन में, स्टेट में, जहाँ पे आप देखेंगे हर एक जगह जो अलग अलग लोकेशन पे अपना काम करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन इसमें एक चीज़ और है, ट्रेनिंग्स जॉब रोल। इसमें जॉब रोल क्या होती हैं, जॉब रोल का मतलब ये होगा ट्रेड्स बोल सकते हैं। कितनी है, 229 में इन्होंने अपना देना शुरू कर दिया है। 229 बहुत सारी होती हैं, मिनिमम नहीं बहुत मैक्सिमम है चीज़ें। और आजकल देखें जो हमारे साथ में कितने इनके साथ काम कर रहे हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल 36 सेक्टर स्किल काउंसिल भी यहाँ पे वर्क कर रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे, चीज़ें क्लियर हो। 36 स्टेट काउंसिल भी इनके हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। कुल मिला के 26 + 4 हमारे हो गए यहाँ पे। ट्रेनिंग पार्टनर कितने हैं, 574। ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, 1019 है। 229 क्या है जॉब रोल्स हमारे हैं, और 36 क्या है एसएससीज हमारे हैं। 36 क्या है हमारे एसएससीज हैं। एसएससीज क्या होते हैं, इस सेक्टर स्किल काउंसिल कितने हमारे 36 हैं। ये सब मोटी मोटा है, सर याद कर लूँ क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम में सब नहीं पूछता है, आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं, दिमाग में बहुत सारा कंटेंट नहीं भर रहा है। जो काम की चीज़ है जो आपके एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, उसको आपको अपने यहाँ बता दूंगा, बस इसको आप देखते रहिए, एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है CITES में ट्रेनिंग्स हमारे पास यहीं पे हैं कि वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। एग्जाम अगर आप जिसको जानोगे नहीं तब तक क्या करोगे, इतिहास भूगोल तो पता ही होना चाहिए। चलिए अब हम सेक्टर स्किल की बात कर रहे हैं। सेक्टर स्किल क्या होता है सर, सेक्टर स्किल काउंसिल SSC क्या होता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। SSC सिंस इट इंसेप्शन वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ NSDC in Eastern Sector Council SSC which play a vital role in bridging gap between what the industry's demand एंड स्किलिंग रिक्वायरमेंट आर टू बी। कुल मिला के इनका क्या काम है, सिंस इट इज़ ए इंसेप्शन वन ऑफ द मेजर पिलर्स, किसका एनएसडीसी का क्या है, मेजर अहम रोल प्ले करता है एनएसडीसी में। कौन सा, एसएससी क्या है, सेक्टर स्किल काउंसिल। एग्जाम में बहुत ही आता है, एसएससी का फुल फॉर्म आ जाता है। जेसी जेवीसी जो डिजिटी में एम्प्लॉय आते हैं उनमें भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनएसडीसी क्या काम करता है, स्टेट और सेक्टर स्किल काउंसिल SSC विच प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रिजिंग गैप बिटवीन व्हाट द इंडस्ट्रीज डिमांड, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उस पर ये काम करता है, एंड व्हाट द स्किलिंग रिक्वायरमेंट ऑट टू बी, और जो स्किल है किसकी ज़रूरत है। जैसे कि सिंपल से इंडस्ट्री क्या चाहती है, क्या उसकी डिमांड है और आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं। जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे आप घर पे रहते हो, मम्मी या चॉकलेट खाने का मन है तो मम्मी क्या हो गई,
प्रोवाइडर वो बताएंगी, जैसे पापा को जानने हो कि बच्ची को चॉकलेट चाहिए, बाहर है लेके आइए। तो इसमें क्या सिंपल सी बात हो गई। देखिए एसएससी किसके अंतर्गत आता है, एनएसडीसी के। एसएससी क्या करता है, एनएसडीसी को बताता है, ठीक है। मम्मी हो गई एसएससी, आप हो गए प्राइवेट सेक्टर, पापा क्या हो गए, एनएसडीसी हो गए। लेट मैं अपने ले रहा हूँ, मेरी मम्मी हो गई सिंपल से एग्जांपल लेके बताना में कोई दिक्कत नहीं है, हर्चा नहीं है। मम्मी हो गई एसएससी, फादर जी हो गए हमारे एनएसडीसी, और मैं हो गया क्या, जो डिमांड है जिस चीज़ की उसकी बात चल रही है, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी, उसको बताते हैं। विच प्ले वाइटर रोल बिटवीन व्हाट द इंडस्ट्री डिमांड, मैं चाहता क्या हूँ, इंडस्ट्री में हो गया, मेरी डिमांड क्या है, इंडस्ट्री में हो गया, मेरी डिमांड क्या है। तो मैं किसको, कौन पता करेगा, मम्मी पता करेंगे एसएससी कि मुझे चॉकलेट चाहिए, फिर वो बताएंगे पिताजी को एनएसडीसी को चॉकलेट की ज़रूरत है। तो मेन मुद्दा इसका ये हो गया कि जो एसएससी हमारी है प्राइवेट सेक्टर में किन किन कैसे कुशल श्रमिक की ज़रूरत है, वो कौन बताता है, इंडस्ट्री बताती है एसएससी को। एसएससी क्या करता है, एनएसडीसी को बता देता है कि भाई मार्केट में इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। यही इसका काम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिलर की तरह काम करता है इंडस्ट्रीज़ और एनएसडीसी के बीच में। पता ही नहीं चलेगा मार्केट में ज़रूरत क्या है, तो आप उस हिसाब से रखोगे ना। जैसे आपकी मान लीजिए आप किसी नुक्कड़ पे रहते हैं, वहाँ पे चाय बिक रही है, वहाँ पे मोमोज़ खाने वाले भी हैं। अगर 10 लोगों ने कहा कि मोमोज़ आप बनाइए, तो फिर वो मोमोज़ भी वहाँ बनाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि डिमांड है, जैसी डिमांड होगी वैसा काम करता है। तो एसएससी यही बताता है कि मार्केट डिमांड क्या है, किसको, एनएसडीसी को। एनएसडीसी अपना काम करने लग जाता है उस पर। इसेंशियल दिस बॉडीज़ हैव बीन क्रिएटेड, ये बहुत इसेंशियली दिस बॉडीज़ हैव बीन क्रिएटेड, ये बहुत ज़रूरी है और इसे क्रिएट इसलिए किया गया था बाय द इंडस्ट्री एंड फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए इसका रोल प्ले होता है। अब ध्यान रखना इन चीज़ों का, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के फुल फॉर्म पूछ देता है। स्टेट इसका होता है सेक्टर स्किल काउंसिल, फुल फॉर्म होता है इसका। और मेन मुद्दा इसका यही होता है कि बाय द इंडस्ट्रीज फॉर द इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है वो एनएसडीसी को बताएगा, एनएसडीसी क्या करेगा, डीजीटी को बताएगा कि जो आपके आईटीआईज़ हैं, एनएसटीआईज़ हैं, ऐसे कोर्सेज चालू करो, भविष्य में इनकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। उसी हिसाब से फिर क्या होते हैं, कोर्सेज वगैरह लॉन्च हो जाते हैं। पूरा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके रोल क्या होते हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। टू रिड्यूस स्किल गैप एंड शॉर्टेज, इसका क्या काम होता है कि जो गैप है स्किल में उसको कम करता है। मतलब लेट आपको एक्सेल पे काम करना थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन एसएससी बताएगा कि एक्सेल पे काम बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एनएसडीसी क्या करेगा कि ट्रेनीज़ को बोलेगा भाई सबको एक्सेल में मास्टर बनाओ, भविष्य में बहुत सारा एक्सेल पे काम करने का मौका मिलने वाला है, तो एक्सेल पे सब काम करने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, जो गैप रहता है, जो जिन चीज़ की कमियाँ दिखती हैं उसको बताता है, और उसी को एनएसडीसी क्या करता है, एनएसटीआईज़ आईटीआईज़ में जाके बताता है कि भाई इन पर काम करवाओ टू बूस्ट द स्किल ऑफ देयर सेक्टर वर्क फोर्सेज। जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनके अंदर उस क्वालिटीज़ को बूस्ट करना, इम्प्लीमेंट करने का कार्य होता है। देन आता है यहाँ पे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मैंने डिस्कस किया था पहले ही क्लास में। प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारी, प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट, प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आप कितना इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। अगर इनपुट आप कम दे रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनपुट आप ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती आउटपुट के हैं और व्युत्क्रमानुपाती इनपुट के हैं। अब इन दोनों चीज़ों पे डिस्कस करता है। अगर इन दोनों का भाग अगर एक आता है तो मतलब प्रोडक्टिविटी 1 है, अगर एक से कम आता है तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, अगर एक से ज़्यादा आता है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है। मतलब प्रोडक्टिविटी एक आता है तो सही है, एक से ज़्यादा आता है तो वे गुड, अगर एक से कम आता है तो बैड, अच्छा नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है। आप समझ गए होंगे। टू इम्प्रूव लर्निंग सप्लाई, इसमें क्या, जो हमारी लर्निंग सप्लाई है, जो हमारे जो ट्रेनीज़ हैं उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। आई होप आप समझ रहे हो कंटेंट को। ईजी है, एग्ज़ाम में नहीं आता है, मैं ऐसे डिस्कस कर दिया ताकि आप थोड़ा सा जानते रहें, क्योंकि भैया आपका ये है चीज़ें। काम कैसे करता है, ट्रेनिंग डिमांड एनालिसिस, इसका काम क्या होता है, ट्रेनिंग डिमांड एनालिसिस। देखिए ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, जो भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उस पर वो एनालिसिस करता है कि काम की है फिर फर्जी ट्रेनिंग चल रही है। करिकुलम डेवलपमेंट,
जो सिलेबस वगैरह हैं या फिर जो नए ट्रेनिंग्स आ रही हैं उनमें कैसे कंटेंट रखने हैं, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट पहलू, उस पर भी ये काम करता है। इसमें पूरा सिलेबस रहता है, किस कंटेंट को कितना घंटे पढ़ाना है, किसको कितना प्रैक्टिकल कितना रखना है, थियोरेटिकल कितना कंटेंट रखना, उन चीज़ों पे काम करता है। रोल आउट ऑफ ट्रेनिंग, उसको फिर क्या कहते हैं, ट्रेनिंग को डिसाइड किया, जैसे कि अभी CTS कोर्सेज चले हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर चला है, स्मार्ट एग्रीकल्चर चला है, सोलर टेक्नीशियन चला है। क्यों चला? क्योंकि भविष्य में इनकी बहुत ज़रूरत है। तो रोल आउट क्या करता है, ग्राउंड पे उसे इंप्लीमेंट कर देता है। NSTI में कोर्स को ला दिया जाता है। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, बाद में क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट होता है और देखा जाता है कि भाई सीखा कि नहीं, अब जो हम सिखा रहे थे उनको आया भी कि नहीं आया, इन चीज़ों का फिर क्या होता है, टेस्ट होता है। इसमें एक चीज़ और आप देखोगे आगे, SSC के अंतर्गत ये सब चीज़ें होती हैं। देन इसमें पहला क्या आता है, पहला ये आता है क्रिएट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल फॉर जॉब रोल, NVEQF। SSC क्या करता है कि मैंने बताया था कि जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो व्यवसाय का जो एक ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, उसको भी ये क्या करता है, डेवलप करने में भी सहायता करता है। बताता है कि ये चीज़ें रहेंगी तो जो हमारा NSQF लेवल किस लेवल में आएगा, उसमें भी ये मदद करता है ना। NSQF लेवल में ये भी, इसका भी सहारा होता है। क्या बताता है, क्रिएट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटेंसी लेवल। कॉम्पिटेंसी एक वर्ड होता है, मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटेंसी वर्ड में क्या होता है। कॉम्पिटेंसी किसे कही जाती है, कॉम्पिटेंसी वहाँ का जहाँ पे आपका नॉलेज हो। क्या हो बेटा, नॉलेज हो, नॉलेज प्लस स्किल हो, साथ में एबिलिटी हो, एबिलिटी टू डिस्चार्ज इट ऑन ग्राउंड लेवल। ग्राउंड ज़मीन पे नहीं पटकना है, मतलब उसे यूज़ करना है ग्राउंड लेवल, ठीक है। कुल मिला के जो कंटेंट आपने सीखा है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, कौशल है, और उस ज्ञान और कौशल को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करने में आप सक्षम, तो उसे कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा जब लेसन प्लान में, जब हम डिस्कस किसको करेंगे, साइकोलॉजी के बाद हम जब डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट के बाद, जब लेसन और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान करते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक एक टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से, बहुत अच्छाई से, आप ध्यान रखना। देन हमारा आता है एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है, एक्रीडिटेशन का एक वर्ड बहुत प्यारा सा है। इसका आपको क्या है कि जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको क्या करना है कि एक कहते हैं ना, एक्रीडिटेशन में उनकी क्वालिटीज़ डेवलप कर देना है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में। क्वालिटीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलप, उस लेवल के ट्रेनर्स रख के, उस लेवल के अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके, उसकी बात चल रही है। अपने आप को पहले से तैयार कर लेना। जैसे बारिश वारिश होने वाली रहती है ना, आप पहले से तैयार कर लेते हो, बता देते हो कि बारिश होगी तो रेनकोट पहन लेना, है ना। ऐसा नहीं बता के रखो तो कोई रेनकोट ले जाए नहीं। कि जैसे आप घूमने कहीं जाते हो, जैसे शिमला उमला जाते हो, तो एक सोच के जाते हो कि लाइट चली जाएगी, टॉर्च वगैरह रख के ले जाते हो, जो बूट, लॉन्ग बूट पहन के जाते हो कि बर्फ़ में धंस जाएगा जूता, आपको ठंडे लग जाएगी, तो तैयारी के साथ पूरा जाते हो। वैसे ही यहाँ की बात चलती है, जैसे आप घर से कहीं कभी जाते हो, बैग पैक करते हो, पानी का बॉटल रखते हो, खाने पीने की चीज़ें रखते हो, तो एक्रीडिटेशन का मतलब कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग होने वाली है, उसके टूल इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं, उन चीज़ों पर फोकस करने का भी इनका काम होता है। देन आता है आपका असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज़। इसमें SSC का रोल प्ले होता है कि असेसमेंट में ट्रेनीज़ और ट्रेनीज़ का कैसे होता है, अब बाद में एग्ज़ाम करके, ट्रेनर्स का क्या होता है, बीच में क्या होता है, ट्रेनिंग दे करके उनका इवोल्यूशन कर लिया जाता है। क्रिएट ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में इन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ट्रेनिंग में ज़रूरत क्या है उसकी एनालिसिस करके, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको एक बार निरीक्षण करके। देन करिकुलम डेवलपमेंट, जो हमारा सिलेबस है, जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको क्या करना, डेवलप करके, मतलब उसको विकास करने में कैसे विकास किया जाएगा, जो कॉम्पिटेंसी ताकि आ सके, क्या सके उसके अंदर में, नॉलेज आ सके, स्किल आ सकते, और ऐसा सिलेबस रखा जाए कि एबिलिटी भी उसके अंदर हो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में। ये सब चीज़ों को यहाँ से फोकस करके किया जाता है ट्रेनिंग्स। देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारा
एक्रीडेशन ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स इक्विपमेंट और जो नई मशीनरीज आती हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह की आनी चाहिए, कहाँ से डिस्कस किया जाता है, हमें इसे देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट किस समय डिसाइड करते हैं कि ये प्रैक्टिकल रखना है, मतलब ये हमें हमारे पास मशीनरीज होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देन आता है रोल आउट ऑफ ट्रेनिंग। तो फिर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके अंदर सारी मशीनरीज आ गई, सारे टूल एंड इक्विपमेंट आ गए, ट्रेनर्स आ गए, फिर उनका काम क्या होता है ग्राउंड पोस्ट ट्रेनिंग को रोल आउट करना, डाउन ग्राउंड पोस्ट से इंप्लीमेंट करने का काम इनका यहाँ पे चालू हो जाता है। देन आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट किसका होता है, साथ साथ में ट्रेनीज़ का भी होता है, ट्रेनर्स का भी होता है। ट्रेनर्स का खैर ग्राउंड दिखता कम है लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन ट्रेनीज़ का क्या होता है, जब आप CITS जैसे कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, हम CITS को लेकर चलते हैं, जब आप यहाँ से पास आउट हो जाओगे तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने 60% अटेंड कर लिया, पास आउट हो गए। आप अभी तक सर्टिफिकेट ही तो लेते हो। एजुकेशन में पढ़ाऊँगा आपको, क्या पढ़ाऊँगा, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, ध्यान रखना आप ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आई होप आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये आखिरी है। टिल डेट NSDC हैव 36 स्किल सेक्टर। स्किल सेक्टर कौन कौन से होते हैं सर? स्किल सेक्टर ऑफ काउंसिल के अंतर्गत देखिए जो कंपनीज़ के नाम है, टेलीकॉम स्पॉट ऑफ द स्किल काउंसिल, LSC, फर्नीचर एंड फिटनेस स्किल काउंसिल, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, RSDC, ARDC, इनको मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ है। जितने भी BFSI, IPSC ये सारे क्या हैं, स्किल काउंसिल के पार्ट्स हैं। जैसे ITES, SSC, NASSCOM, ये प्राइवेट पार्टनर हैं, इनके सारे के नाम हैं। सर याद कर लूँ क्या सारे 36? नहीं, बस याद रखना है कि अभी तक जो हमारे साथ में है टिल 31 जो जुलाई था 2020 तक कितने हैं, 36 हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। ये बस आप याद रखना ट्रेनिंग्स। आई होप आपको कंटेंट पूरा समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगी, है ना। चलिए, तो थैंक यू ट्रेनिस। एक चीज़ और बता दूं जाने से पहले, आप इस कंटेंट को जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, NSDA को बोलते हैं, ठीक है। NSDA को क्या बोलते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका प्रोमो क्या है, इसका वर्ड क्या है, समर्थ भारत, सामर्थ्य भारत, मतलब सामर्थ्य भारत, सामर्थ्य भारत, है ना। समर्थ भारत, सामर्थ्य भारत, इसका क्या है, टैग लाइन है, बोलते हैं ना मोटिवेशन जो लाइंस रखते हैं अपने साथ में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। NSDA कब बना था साहब, NSDA कब बना था बताया था ना आपको, 2014 को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन नोटिफाई कब हो गया था, 2013 में हो गया था। 2013 में जून में नोटिफाई हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था, नोटिफाई हुआ था। मतलब कहा गया था कि बनाएंगे, लेकिन 2014 में ग्राउंड पे काम आ गया था, देने लग गया। 2008 में 31 जुलाई 2008 में कौन बना था हमारा, NSDC बना था। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बोलते हैं। इसका जो थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप, ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सेक्टर स्किल काउंसिल होता है। सेक्टर स्किल काउंसिल यही एग्जाम में हो आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। बेसिकली जो मैंने डिस्कस किया है, क्या क्या याद रखना आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि NSDC कब बना था, उसका फुल फॉर्म क्या है, MSD कब बनी थी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, देन NSDA होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब बना था। देन SSC का फुल फॉर्म, SSC का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चक्कर में रह जाते हैं और गलत कराते हैं। देन यही सब चीज़ें पूछेगा, मोटी मोटा आपको चीज़ें याद होना चाहिए। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कम ही बनते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड बन सकते हैं और कब बना था वो सब। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो स्नैपशॉट मैंने पहली स्लाइड लगाई थी, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखना। तो हम आगे क्लासेज में मिलते हैं। अब आज के लिए इतना ही ट्रेनिस, आप अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू ट्रेनिस।